हेटी ग्रीन अमेरिकी व्यापार जीवन के उत्कर्ष गिल्डेड एज के दौरान उभरने वाले सबसे अजीब व्यक्तियों में से एक थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होते हुए भी हेटी अपनी कंजूसी के कारण बदनाम थीं और बाद में वॉल स्ट्रीट की चुड़ैल कहलाने लगीं। यहां हम उनकी जिंदगी और कहानी जानेंगे। अगर आपको ऐसी सामग्री पसंद है तो सब्सक्राइब करें। हेनरिएटा हाउलैंड रॉबिन्सन का जन्म 21 नवंबर 1834 को मैसाचुसेट्स के न्यू बेडफोर्ड शहर में उनके माता-पिता एडवर्ड मॉट रॉबिन्सन और एबी हाउलैंड के यहाँ हुआ था। वो एक बहुत ही संपन्न परिवार से थीं और उनका परिवार उस क्षेत्र में सबसे बड़ा व्हेल शिकार बेड़ा चलाता था। उनका परिवार अमेरिका चीन व्यापार में भी शामिल था। उस समय जब अमेरिका और एशियाई देश के बीच व्यापार पर कड़ी सुरक्षा थी और केवल सीमित लोगों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति थी। बचपन से व्यापारियों के बीच होने के कारण वो भी जल्दी इसमें शामिल हो गईं। बचपन में उन्होंने शेयर रिपोर्ट्स और वित्तीय पत्र पढ़े और 13 साल की उम्र में परिवार का बही खाता संभालने लगीं। कम उम्र से ही उनमें किफायत और पैसे कमाने की रुचि भर दी गई थी। एक बार हेनरिएटा ने एक रिपोर्टर से कहा, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि कभी किसी को कुछ मत देना, यहां तक कि दया भी नहीं। हेनरिएटा, जिन्हें कम उम्र में ही संक्षिप्त नाम हेटी मिल गया था, ने अपनी पहली दौलत खुद नहीं कमाई थी। जब उनकी मां का 1860 में निधन हुआ, तब हेटी सिर्फ 25 साल की थीं। उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन हेनरिएटा को एक घर मिला जिसकी आज के हिसाब से कीमत $2.5 लाख से भी ज्यादा थी। इसके बाद उनके पिता ने पारिवारिक व्यवसाय में विविधता लाई, न्यूयॉर्क की शिपिंग कंपनियों में निवेश किया और सरकारी बॉन्ड खरीदे, जो सालाना 6% की बेहद आकर्षक ब्याज दर देते थे। देश अभी-अभी अमेरिकी गृहयुद्ध से निकला था और अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में बहुत पैसा कमाया जा सकता था। हेटी के पिता को तब खूब फायदा हुआ जब 1865 में अपनी पत्नी की मृत्यु के 5 साल बाद उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने हेटी के लिए $60 लाख छोड़े, जो आज के समय में $100 मिलियन से भी अधिक के बराबर है। ठीक उसी समय के आसपास उनकी चाची का भी निधन हो गया और उन्होंने अपनी भतीजी के लिए $2 मिलियन की संपत्ति छोड़ी। हालांकि इन संपत्तियों को लेकर अगले कुछ वर्षों में लंबे कानूनी विवाद हुए, फिर भी हेटी को सैकड़ों हजार डॉलर नकद भी मिले और इस पैसे के साथ हेटी बहुत अमीर महिला बन गईं। अपनी वित्तीय स्थिति संभालने का उनका संकल्प उनकी शादी की व्यवस्था में भी दिखा। 1860 के शुरुआती वर्षों में हेटी की मुलाकात एडवर्ड हेनरी ग्रीन से हुई और उनके साथ उनका रिश्ता शुरू हुआ। एडवर्ड हेनरी ग्रीन बॉस्टन के एक व्यापारी थे, जिनका वित्तीय कारोबार चीन व्यापार से भी जुड़ा हुआ था। वह खुद भी करोड़पति थे। इसलिए जब 1867 में एडवर्ड और हेटी की शादी हुई, तो हेटी ने इस बात पर जोर दिया कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें एडवर्ड का उनकी संपत्ति और पैसों पर कोई अधिकार न हो। इसके बाद उनके 2 बच्चे हुए, एडवर्ड, जिनका जन्म 1868 में हुआ, और हैरियट, जिन्हें सिल्विया के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म 1871 में हुआ। दोनों का जन्म लंदन में हुआ था, जहां यह दंपति 1860 के दशक के अंत और 1870 की शुरुआत में कुछ साल रहे। हेटी और एडवर्ड अंततः 1880 के दशक के मध्य में अलग हो गए। हालांकि वे शादीशुदा ही रहे और अपने जीवन के बाद के वर्षों में आंशिक रूप से फिर से मिल गए। उनके अलग होने का कारण यह था कि 1873 में संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के बाद एडवर्ड को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। खैर, कई बार उसे एडवर्ड को पैसे देकर उसकी मदद करनी पड़ी थी, लेकिन तब तक उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा था, क्योंकि हेटी ग्रीन गिल्डेड एज के दौरान अमेरिका की तेजी से बढ़ती वित्तीय राजधानी की प्रमुख निवेशकों में से एक बन चुकी थी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर वॉल स्ट्रीट। हेटी ने तथाकथित गिल्डेड एज के दौरान अमेरिकी व्यापार जगत में कदम रखा। यह वैश्वीकरण का पहला युग था, जब रेलवे, बिजली, टेलीग्राफ और टेलीफोन के प्रसार ने दुनिया के विशाल हिस्सों तक पहुंच संभव कर दी थी।
जैसे ही ये हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार हुआ, उत्तर अमेरिका और यूरोप में एक जबरदस्त आर्थिक उछाल आया। इससे हुई संपत्ति की वृद्धि और अमीर व्यापारियों व उद्योगपतियों की एक नई अभिजात वर्ग के उभरने के कारण 1870 से 1900 के बीच की अवधि को अमेरिका में गिल्डेड एज कहा जाता है। हालांकि यह ध्यान देना चाहिए कि समाज के गरीब वर्गों के लिए यह समय बेहद गरीबी और भयानक कामकाजी हालातों का था। अमेरिका में गिल्डेड एज के दौरान वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क और पूरे देश का वित्तीय केंद्र बनकर उभरा। इस सड़क का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी का उत्तरी मॉल इसी के साथ साथ चलता था। इस क्षेत्र ने 17वीं सदी के अंत में और खासकर 1821 में एरी नहर के पूरा होने के बाद 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका की वित्तीय राजधानी बनना शुरू कर दिया था। इस नहर ने ग्रेट लेक्स को न्यूयॉर्क सिटी से जोड़ा, जिससे 19वीं सदी के मध्य में शिकागो व अन्य झील किनारे नगर तेजी से बढ़े। अब न्यूयॉर्क अटलांटिक और ग्रेट लेक्स क्षेत्र के बीच सभी नौसेना यातायात का प्रवेश बिंदु बन गया और इस तरह वित्तीय हितधारकों ने वॉल स्ट्रीट में हर जगह संपत्तियां खरीदनी शुरू कर दीं और जल्द ही ये ईस्ट कोस्ट का वित्तीय केंद्र बन गया। 1860 और 1870 के दशक के दौरान जेपी मॉर्गन, जॉन डी रॉकफेलर, अमेरिकन टोबैको कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक और चार्ल्स डाउ जैसे प्रभावशाली कंपनियों और व्यापारियों ने यहां अपने व्यापारिक हित स्थापित किए। नतीजतन वॉल स्ट्रीट एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया जहां इसका नाम लेना ही अमेरिकी वित्त और व्यापार की चर्चा के समान हो गया। इसका उदाहरण 1889 में देखने को मिला, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शेयर रिपोर्ट्स और वित्त पर रिकॉर्ड पेपर के रूप में प्रकाशन शुरू किया। यही वो वॉल स्ट्रीट था जिसमें हेटी ग्रीन ने 19वीं सदी के अंतिम चौथाई में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की थी। यहां तक कि जब ग्रीन परिवार लंदन में रह रहा था, तब भी हेटी ने वॉल स्ट्रीट पर कारोबार किए जाने वाले अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में हेटी ने अपने पिता की छोड़ी हुई संपत्ति से मिलने वाले ब्याज को निवेश किया। जब देश में तेजी से रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा था, तब उन्होंने यह पैसा रेलवे बॉन्ड्स में लगाया। हेटी ने बड़ी मात्रा में ग्रीन बैग भी खरीदे। यह आपातकालीन मुद्रा थी जिसे संघीय सरकार ने 1861 से 1865 के बीच दक्षिणी परिसंघ के साथ गृह युद्ध के कारण हुई भारी खर्च की भरपाई के लिए बड़ी मात्रा में छापा था। ग्रीन बैग डॉलर की कीमत घटने के बाद भी हेटी ने इन्हें बड़ी मात्रा में रखना जारी रखा। 1875 में जब नोटों से जुड़ी एक संकट के जवाब में राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट के प्रशासन ने ग्रीनबैक को सोने के साथ समर्थित किया, तो हेटी को इसका शानदार इनाम मिला। नोटों की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और हेटी को काफी मुनाफा हुआ। यह सब उसकी व्यापक निवेश नीति का हिस्सा था, जिसमें वो तब खरीदती थी जब चीजें सस्ती होती थीं और कोई उन्हें नहीं चाहता था, और तब तक रखती थी जब तक उनकी कीमत बढ़ न जाए और लोग उन्हें पाने के लिए पागल न हो जाएं। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती गई और वह करोड़ों में पहुंच गई और आखिरकार वह न्यूयॉर्क सिटी की नगरपालिका सरकार को कर्ज देने वाली एक बड़ी उधारदाता बन गई। जैसे ही गिल्डेड एज का अंत हुआ और 1890 और 1900 के दशक में कुछ गंभीर आर्थिक समस्याओं ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को घेर लिया। एक समय ऐसा माना जाता था कि वह पूरे न्यूयॉर्क में सबसे बड़ी व्यक्तिगत निजी धन उधार देने वाली थीं, जबकि अब तक वह वॉल स्ट्रीट की रानी के नाम से जानी जाने लगी थीं। हालांकि हेती को एक और कम आकर्षक नाम भी दिया गया था। कई लोगों ने उन्हें वॉल स्ट्रीट की चुड़ैल का नाम भी दिया था। यह नाम उन्हें कुख्यात कंजूसी, अपार संपत्ति के बावजूद पैसे न खर्च करने और व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी के कारण मिला। शुरुआत के लिए वो लगभग खाना बदोश जैसी जिंदगी जीती थीं। उनका ऑफिस ब्रॉडवे पर केमिकल बैंक में था, जो वॉल स्ट्रीट के पास था, लेकिन उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वो होटल, बोर्डिंग हाउस और किराए के फ्लैटों में भटकती थीं।
वो न्यूयॉर्क में घर नहीं खरीदना चाहती थीं, क्योंकि वह प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता था और टैक्स कलेक्टरों से बचने के लिए बार बार घर बदलती थीं। खैर, उनकी कंजूसी इतनी ज्यादा थी कि वो टैक्स भी नहीं देती थीं। हेट्टी इतनी कंजूस थीं कि उन्होंने कभी गर्म पानी या सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल नहीं किया। कहा जाता है कि वह हाथ नहीं धोती थीं। इसी कारण उनके नाखून हमेशा गंदे और मैल जमे रहते थे। कई लोगों का कहना था कि गर्मियों में हेट्टी से बदबू आती थी। कहा जाता है कि उनकी बदबू इतनी असहनीय थी कि जो लोग उनके साथ उसी ऑफिस में काम करते थे, वे उनसे जितना दूर हो सकते थे उतना दूर रहते थे। हेट्टी ने तो डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया था और 20 साल तक दर्दनाक हर्निया से परेशान रहने के बाद भी पैसे बचाने के लिए इलाज नहीं करवाया। आखिरकार उनके पास सर्जरी करवाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। अपार संपत्ति के बावजूद हेट्टी फीस चुकाने से नाराज थीं और बचना चाहती थीं। उनकी कुख्यात कंजूसी को लेकर अनगिनत कहानियां हैं, हालांकि उनमें से कुछ शायद सिर्फ किस्से ही हों। हेट्टी के बारे में माना जाता था कि वह रोज वही काली ड्रेस पहनती थीं जब तक वह फटकर गंदी और हरी न हो जाए, और सिर्फ तभी वो एक और साधारण काली ड्रेस खरीदती थीं। एक और कहानी कहती है कि हेट्टी ने एक बार घंटों एक गाड़ी में सिर्फ एक डाक टिकट ढूंढने के लिए खंगाल डाला था जो खो गया था। उसकी कीमत 2 सेंट थी। यह डाक टिकट की कहानी शायद सच न हो, लेकिन उनकी छवि देखकर कोई निश्चित नहीं कह सकता। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि ग्रीन आमतौर पर काले कपड़े पहनती थीं, शायद आंशिक रूप से उनके क्वेकर धार्मिक पालन पोषण और उनकी कंजूसी की वजह से। इस बारे में हेट्टी ने कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं साधारण कपड़े पहनती हूं और अपनी पोशाकों पर धन नहीं उड़ाती, लोग कहते हैं कि मैं सनकी या पागल हूं। हालांकि हेट्टी ग्रीन की अपनी संपत्ति की कट्टर सुरक्षा के और भी कई नकारात्मक पहलू थे। वो सिल्विया के चाहने वालों को नापसंद करती थीं, इसलिए सिल्विया 30 की उम्र पार करने के बाद भी अविवाहित रही। हेट्टी की नापसंदगी की जड़ ये शक थी कि जो भी उसकी बेटी से रिश्ता रखना चाहता है वो जरूर उसकी दौलत के पीछे है, जिसका एक बड़ा हिस्सा एक दिन सिल्विया को विरासत में मिलने वाला था। आखिरकार एक चाहने वाले मैथ्यू एस्टरविल्स ने उनसे मुलाकात की और उनकी मंजूरी हासिल की, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह बेहद अमीर एस्टर परिवार के एक छोटे सदस्य थे और उनके पास खुद की भी कुछ स्वतंत्र संपत्ति थी। 1909 में सिल्विया से शादी से पहले हेट्टी ने जोर दिया कि वो समझौते पर हस्ताक्षर करें, जिससे सिल्विया को मिलने वाली संपत्ति पर उसका कोई दावा न हो। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि हेट्टी ग्रीन की पैसे खर्च करने की अनिच्छा और अपनी संपत्ति की जुनूनी सुरक्षा का सबसे भयानक प्रसंग उनके बेटे एडवर्ड या नेड से जुड़ा था, जब वो बच्चा था और उसकी टांग टूट गई थी। हेट्टी महंगी इलाज पर खर्च नहीं करना चाहती थीं और उन्होंने उसे मुफ्त क्लिनिक में भर्ती कराने की कोशिश की। हालांकि क्लिनिक के प्रशासकों ने उन्हें पहचान लिया, जिन्होंने सेवा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय मुफ्त क्लिनिक गरीबों और निम्न मध्य वर्ग के लिए आरक्षित थे, जबकि वॉल स्ट्रीट की रानी आसानी से न्यूयॉर्क सिटी में सबसे अच्छी चिकित्सा देखभाल का खर्च उठा सकती थीं। इस जवाब से परेशान हुए बिना हेट्टी ने तय किया कि वो अपने बेटे की चोट का इलाज खुद करेंगी। आने वाले हफ्तों में घाव नहीं भरा और उसमें गैंग्रीन हो गया। नेड की टांग काटनी पड़ी और आगे चलकर उसने कॉर्क से बनी कृत्रिम टांग का इस्तेमाल किया। इस घटना के बावजूद नेड ने बाद के वर्षों में अपनी मां के लिए काम किया और शिकागो में उनकी व्यापारिक जिम्मेदारियां और टैक्स संभालने में लंबा समय बिताने के बाद वो न्यूयॉर्क लौट आया। उसने नेड के साथ अंतिम महीने बिताए और स्थायी ठिकाना पा लिया। उसका निधन 3 जुलाई 1916 को 81 वर्ष की आयु में हुआ। तब तक उन्हें अमेरिका की सबसे अमीर महिला माना जाता था। वास्तव में उनकी संपत्ति, जिसे एडवर्ड और सिल्विया के बीच बांटा गया था, शायद 100 मिलियन से 200 मिलियन के बीच थी। ये राशि आज के पैसों में लगभग 2.5 अरब से 5 अरब डॉलर के बराबर थी, और इसलिए यह आसानी से कहा जा सकता है कि हेट्टी ग्रीन उस समय दुनिया की सबसे अमीर महिला मानी जा सकती थी।
सोचने की बात है कि क्या वो कभी वो 2 सेंट का टिकट ढूंढ पाई। अपनी मां के उलट एडवर्ड पार्टी और ऐशो आराम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी विरासत खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने राउंड हिल मैसाचुसेट्स में हवेली बनवाई, डाक टिकटों व सिक्कों का संग्रह किया और समाज में उदार योगदान दिए। मां की विरासत से हित्ती की बेटी सिल्विया अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं में बनी और 1937 में भाई एडवर्ड के निधन पर उनकी लगभग पूरी संपत्ति भी उन्हें मिली। सिल्विया ग्रीनविल्क्स की न संतान थी न कोई करीबी रिश्तेदार। उनका निधन 1951 में हुआ और उन्होंने करों के बाद लगभग 1.9 करोड़ डॉलर की संपत्ति छोड़ी। शुरुआत में उनकी वसीयत नहीं मिल रही थी, लेकिन आखिरकार वो एक टिन की अलमारी में ठूसी हुई मिली। सिल्विया के सबसे नजदीकी रक्त संबंधी एक चचेरे भाई को वसीयत में $5,000 मिले, लेकिन वो अदालत गईं और बाद में उन्हें $1,40,000 दिए गए। उनकी बाकी संपत्ति को चैरिटी, स्कूलों और अस्पतालों के बीच बांट दिया गया। इस तरह आखिरकार वॉल स्ट्रीट की डायन की बड़ी दौलत का एक बड़ा हिस्सा, जिसे खर्च करने में वो इतनी अनिच्छुक थीं, अजनबियों को दे दिया गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज रात की वीडियो की कहानी मिस्टर नॉक्स ने सुनाई थी। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो आप मुझसे और भी कहानियां वहां पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। लेकिन फिलहाल धन्यवाद। फॉरगॉटन लाइफ्स को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं जब नियमित कथावाचक वापस आएंगे।